हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो सेल वाला चैप्टर चल रहा है, हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कोशिका के 11 अंग के बारे में अध्ययन किया था। आज हम 12वें अंग से स्टार्ट करेंगे, सेलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। तो आइए कुछ हम पिछले वाले वीडियो का रिवीजन करते हैं। हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। यह 38 एटीपी मिलकर ऊर्जा का ग्लूकोज का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए हम इसको पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने राइबोसोम के बारे में देखा था। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, जो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है, इसलिए हम इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगला हमने गाल्जी बॉडी के बारे में अध्ययन किया था। गाल्जी बॉडी क्या होता है? ये गाल्जी बॉडी जो होता है ये ऊर्जा का परिवहन करने का काम करता है। हमारे शरीर में जहाँ ऊर्जा की कमी होती है उसको ये परिवहन करने का काम करता है। इसके बाद हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अध्ययन किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जो कोशिका में कंकाल जैसी एक संरचना होती है जो इसको शक्ति प्रदान करने का काम करता है। उसके बाद हम लोगों ने वैक्यूल्स के बारे में अध्ययन किया था। वैक्यूल्स जो होता है यह जल का संग्रह करता है। वैक्यूल्स जो होता है जल का संग्रह करने का काम करता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने लाइसोसोम के बारे में अध्ययन किया था। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम जल अपघटन के द्वारा कोशिकाओं का मारने का काम करता है। जो मरी हुई कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं उसे भक्षण करता है, उन्हें खत्म करने का काम करता है जल अपघटन के द्वारा। उसके बाद हम लोगों ने सेंट्रोसोम के बारे में देखा था। सेंट्रोसोम के बारे में देखा था, जो कोशिका विभाजन का काम करता है। अगर हमारे शरीर में कहीं भी कोशिका की कमी होती है तो कोशिका का विभाजन करके कोशिका की आपूर्ति को पूर्ति करता है। जो न्यूक्लियस का काम होता है, न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है? न्यूक्लियस का जो कार्य होता है कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है। कोशिका को कंट्रोल करने का काम केंद्रक का होता है। अच्छा, केंद्रक के अंदर जो एक द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया, इसको केंद्रीय द्रव्य कहते हैं। इसको हम केंद्रीय द्रव्य कहते हैं। और जो कोशिका के अंदर ये जो द्रव्य पाया जाता है, जलीय द्रव्य, इसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगर हम कोशिका द्रव्य और केंद्रीय द्रव्य दोनों को मिला दें तो दोनों को मिला के हम इसे कह सकते हैं जीव द्रव्य। इसे हम कहते हैं जीव द्रव्य। अब आइए हम 13वें पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। तो सीलिया एंड फ्लैजिला है क्या? ये केवल एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स में सीलिया एंड फ्लैजिला पाए जाते हैं। बालनुमा संरचना होती है जो कोशिका के ऊपर, बालनुमा हेयर स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, बालनुमा संरचना होती है। ये कोशिका को गति प्रदान करने का काम करता है। कोशिका को गति प्रदान करने का काम जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कोशिका को गति प्रदान करता है। और जो कोशिका के पास जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें अवशोषण करने का काम भी करता है। बाल के आसपास जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें अवशोषण करने का काम करता है और यह गति भी प्रदान करता है। जो बड़े बालनुमा संरचना होती है उसको हम फ्लैजिला कहते हैं, और जो छोटे बालनुमा संरचना उसको हम सीलिया कहते हैं। आइए अब अगला पॉइंट है कवक। इसको प्लास्टिड जैसे कवक ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। कवक 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हरित लवक जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट और वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट। तो हरित लवक का कार्य क्या है? यह केवल भोजन निर्माण करने का काम करता है। यह पत्तियों और तना में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण जो है भोजन निर्माण का काम करता है हरित लवक। और अवर्णित लवक जो है यह भोजन का संग्रह करता है। प्रकाश संश्लेषण जो है भोजन का निर्माण हरित लवक करता है, उसका संग्रह करने का काम अवर्णित लवक का होता है। जैसे पतझड़ के मौसम में पत्तियां झड़ जाती हैं तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण जब नहीं हो पाता है तो अवर्णित लवक में जो भोजन का संग्रह रहता है उससे वह अपने पोषक तत्वों का पूर्ति करते हैं। यह जड़ तथा फलों में पाया जाता है। अगला वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट जो है यह ना तो भोजन का निर्माण करता है और ना ही भोजन का संग्रह करता है। यह केवल बस उनको रंग प्रदान करने का काम करता है। जैसे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज को देखें कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, ऐसे कुछ छोटे पार्ट को देखें तो टमाटर और मिर्च का जो रंग होता है यह लाइकोपेज के कारण होता है। जो गाजर का रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, और जो चुकंदर का रंग होता है वो बीटामोन के कारण होता है। और फलों का जो पीला रंग होता है वह जेंथोफिल के कारण होता है। जेंथोफिल के कारण फलों का पीला रंग होता है। अगला पॉइंट है क्रोमोसोम्स। अगला पॉइंट क्रोमोसोम गुणसूत्र है। तो क्रोमोसोम केंद्रक में उपस्थित होता है। अगर हम अपने पार्ट से छोटा सा एकदम सुई के नोक से छोटा सा पार्ट निकाले, उसको अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो हमें कोशिका सेल मिलेगा। उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, गोल्जी बॉडी मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, वैक्यूल्स मिलेंगे, लाइसोसोम्स मिलेगा और सेंट्रोसोम मिलेगा।
सेंट्रोसोम मिलेगा। अगर हम केंद्रक को निकालें, न्यूक्लियस को निकाल के अगर उसमें हम देखें, उसमें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो उसमें हमें ऐसी आकृति प्राप्त होती है जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं, जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं। ऐसे 46 जोड़े में 46 थे गुणसूत्र मिलते हैं जो 23 जोड़ों में पाए जाते हैं। मानव में 23 जोड़ों में पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र थे। अगर हम इसको खोल के देखें, अगर इसके अंदर आप ताक झाँक करें तो इसमें हमें डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा और जीन्स मिलेगा। तो डीएनए, आरएनए और जीन्स के बारे में हम एक अलग वीडियो देखेंगे, उसमें अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो मानव में जो ये 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं ये 23 जोड़ों में होते हैं, 23 जोड़ों में होते हैं। ये जोड़ों में क्यों होते हैं? अगर हम अपने शरीर के पार्ट की बात करें तो मोस्ट पार्ट हमारे शरीर के जोड़ों में ही होते हैं। जैसे कि हाथ हमारे जोड़े में है, कान जोड़े में है, लम्स जोड़े में है, किडनी जोड़े में है, पैर जोड़े में है। तो अक्सर हम इसे भी जो 23 जोड़ों में हम इसको जोड़े में भी हम इसको दर्शाते हैं। वैसे 46 होते हैं, इसको हम 23 जोड़ों में दर्शाते हैं। अगर मेल की बात करें तो मेल में भी 46 होते हैं। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी 46 होते हैं। तो ये जो 44 जो सेम है, तो ऐसे हम देखते हैं कि मेल और फीमेल की जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली सेम ही होता है, बस जननांग में अंतर होता है। तो इन दो के कारण XY के कारण अंतर होता है, XX का कारण अंतर होता है। जो ये सेम होते हैं उसको हम कहते हैं ऑटोसोम, और जो ये दो अलग अलग होते हैं उसको हम कहते हैं ओलोसोम। इसके बारे में हम एक अर्धसूत्री विभाजन एक वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे लड़की पैदा होती है, कैसे लड़का पैदा होता है, कैसे किन्नर पैदा होते हैं। उसके बारे में अलग से वीडियो बना के देखेंगे। तो ये जो क्रोमोसोम्स क्या है, तो क्रोमोसोम मानव में 46 होते हैं, 23 जोड़ों में पाए जाते हैं, केंद्रक में उपस्थित होता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए और जीन पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि एनिमल सेल्स में क्या क्या पाया जाता है, प्लांट सेल में क्या क्या, तो कौन कौन से कॉमन होते हैं। तो एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स पाया जाता है, सिलिया एंड फ्लैजेला पाया जाता है, लाइसोसोम क्या पाया जाता है। वैक्यूल्स का काम क्या होता है, मतलब छोटे आकार में होता है। वैक्यूल्स का क्या काम होता है कि यह जल का संग्रह करता है। सिलिया एंड फ्लैजेला कोशिका को गति प्रदान करता है। लाइसोसोम मरी कोशिकाओं का भक्षण करता है जल अपघटन के द्वारा। तो ये एनिमल सेल्स में छोटे होते हैं और प्लांट सेल में बड़े पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स पाया जाता है और सेल वॉल पाया जाता है, प्लास्टिक पाया जाता है। जो प्लास्टिक 3 टाइप का था, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, वर्णित लवक, हरित लवक तीनों पाए जाते हैं। तो ये बड़े आकार के होते हैं और ये छोटे। कुछ कॉमन्स होते हैं जैसे कि कोशिका झिल्ली हो गई, माइट्रोकांडिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, गाल्जी बॉडी हो गया, केंद्रक हो गया, सेंट्रोसोम। ये दोनों में एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं और प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। माइट्रोकांडिया का काम क्या करता है कि यह ऊर्जा का निर्माण करता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, गाल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करता है, सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है सब, और केंद्रक कोशिका का कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। और जो वैक्यूल्स होता है ये जल का संग्रह करता है। ये बड़े प्लांट सेल में होता है, बड़े आकार का होता है जो ज्यादा जल का संग्रहण करता है। इसमें सेल वाल कोशिका भित्ति होती है। और प्लास्टिड पाया जाता है जो हरित लवक होता है, अवर्णित लवक होता है, वर्णित लवक होता है। हरित लवक जो कि भोजन का निर्माण करता है, अवर्णित लवक होता है जो भोजन का संग्रह करता है, और वर्णित लवक होता है जो उसको रंग प्रदान करता है। और जो एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं ये छोटे आकार के वैक्यूल्स होते हैं जो छोटे आकार के होते हैं। जल का संग्रहण करता है। सिलिया फ्लैजेला जो कोशिका को गति प्रदान करता है। और जो ये बालनुमा संरचना होती है जो कोशिका को गति प्रदान करती है। और जो बाल के किनारे जो प्रोटीन्स होते हैं, जो वसा होता है, उसको शोषण करने का भी काम करता है। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम को जल अपघटन के द्वारा कोशिकाओं को मारने का काम करता है। जो मरी हुई कोशिकाएं होती है उन्हें भक्षण करता है, उन्हें नष्ट करने का काम करता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एनिमल सेल्स में कौन कौन सा चीज पाए जाते हैं और कौन कौन प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और कौन कौन कॉमन है, कौन कौन दोनों या एनिमल सेल्स और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं। तो झिल्ली, माइट्रोकांडिया, राइबोसोम्स, गाल्जी बॉडी, केंद्रक, सेंट्रोसोम, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। आगे हम सेल टाइप ऑफ सेल देखते हैं। टाइप ऑफ सेल देखते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है एनिमल सेल्स, एक होता है प्लांट सेल। एनिमल सेल्स जंतु कोशिका और प्लांट सेल पादप कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है वो अभी अविकसित कोशिकाएं होती हैं, ये आरंभिक कोशिकाएं होती हैं। इनका विकास ज्यादा नहीं होता है, इनका विकास ज्यादा नहीं हुआ रहता है। इसमें केवल बस मुख्य कुछ अंग पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं में सारे अंग पाए जाते हैं। तो इनमें बस मुख्य अंग पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें तो नील, हरित, शैवाल। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं
इनके बारे में हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में बताए थे कि क्या क्या चीज उसमें पाए जाते हैं और क्या क्या कॉमन होते हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से बताए थे। अब आगे देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या और यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या समानता है उनको हम देखते हैं और क्या समानता नहीं उसको हम देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर हम देखते हैं कि इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या चीज पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या चीज पाए जाते हैं और इन दोनों में समानता क्या क्या होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है ज्यादा विकसित नहीं होती हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो ज्यादा डेवलप नहीं हुआ रहता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं का न्यूक्लियस होता है वो डेवलप होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जो श्वसन का जो अपना काम करती हैं, जो श्वसन का काम करती है वो जीव द्रव्य से करती हैं। जो सेल में जो जीव द्रव्य पाया जाता है इससे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं श्वसन का काम करती हैं, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा अपने श्वसन का काम करती हैं। जो सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके द्वारा अपना श्वसन का काम करती हैं। और इसमें सेल वाल पाया जाता है, इसमें भी सेल वाल पाया जाता है। जो इसमें सेल वाल पाया जाता है वो पेप्टिडोग्लाइकिन का बना होता है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है, इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है और इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है। इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो छोटा छोटा, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देखा सकते, वो 70S होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, और इसमें 80S होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। और इसमें जो होता है वो बड़े आकार के होते हैं, इसमें छोटे आकार के, ज्यादा विकसित नहीं होता है। और दोनों में सिलिया एंड फ्लैजेला पाया जाता है। डीएनए, जीव द्रव्य, प्रकाश संश्लेषण दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण दोनों का मतलब कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो होता ही है प्रकाश संश्लेषण, यूकैरियोटिक कोशिका में भी होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में कैसे, जैसे कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका में तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, लेकिन पादप कोशिका में होता है, इसलिए हम दोनों को कॉमन कर दिए। दोनों में राइबोसोम पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडी होता है, सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम पाया जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है इसका जो केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक होता है वो ऐसे झिल्ली में बंधा नहीं होता है, ये पूरा ऐसे चारों ओर फैला होता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका की जो केंद्रक होता है वो ऐसे झिल्ली में बंधा होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में हमने देखा जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो जनन होता है बहुत तेजी से होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में थोड़ी धीरे धीरे होता है। इसमें सारी चीजें पाई जाती है, इसमें सारी चीजें नहीं पाई जाती है। और कुछ कॉमन चीजें हैं जो सिलिया, फ्लैजेला, डीएनए, जीव द्रव्य, प्रकाश संश्लेषण होता है, सेल वाल पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है।